जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह आपके लिए लेके आया हूं जीव विज्ञान, जिसमें आपका टॉपिक होगा स्व श्वसन तंत्र एवं मानव शरीर में रक्त प्रवाह। तो दोस्तों, ये आपका रिवीजन क्लास होगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। तो आपका आज टॉपिक है श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र में बात करेंगे परिभाषा। तो परिभाषा है इसकी कि ऐसे सभी अंग जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। क्रियाएं, ये सांस लेना, श्वसन लेना, ये क्रिया करता है। और फेफड़े इस क्रम में आता है आपका फेफड़े। तो आइए देखते हैं। इसमें बायां फेफड़ा छोटा मगर अधिक लंबा होता है। क्या होता है? ये छोटा होता है। जो बायां फेफड़ा होता है छोटा होता है, बट ये लंबा होता है। और ये गैसों का आदान प्रदान फुफ्फुसीय श्वसन से करता है। कैसे करता है? गैसों का जो आदान प्रदान है ये फुफ्फुसीय श्वसन के द्वारा करता है। और दायां फेफड़ा अधिक बड़ा एवं चौड़ा होता है। जो इसका दायां फेफड़ा होता है मानव का, ये काफ़ी बड़ा होता है और चौड़ा भी होता है। और आगे हम बात करें, फुफ्फुसावरण या प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा सुरक्षित होता है। ये एक मेम्ब्रेन प्रकार की इस पे झिल्ली लगी होती है जिससे यह फेफड़ा सुरक्षित रहता है। और लगभग ये 15 करोड़ वायु कोष्ठक से बना होता है। और आगे बात करते हैं सांस लेने व श्वसन में अंतर की बात करें तो सांस लेना और श्वसन, तो पहला है आपका, देखिए, जैव भौतिकी प्रक्रिया। ये जो सांस लेना है ये जैव भौतिक प्रक्रिया है और श्वसन आपका जैव रासायनिक क्रिया है। क्या है? सांस लेना जैव भौतिक प्रक्रिया है और श्वसन आपका जैव रासायनिक क्रिया है। नेक्स्ट है, ये जो सांस लेना है आपका 2 चरण है इस पे, अंतःश्वास व उच्छ्वास। और आपका श्वसन है, मुख्य चरण है ये ग्लाइकोलिसिस, जिसमें क्रेब्स चक्र एवं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र है श्वसन आपका। अगला है आपका ऐच्छिक एवं अनैच्छिक दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं सांस लेने में, ब्रीथिंग में। और श्वसन की बात करें तो इसमें अनैच्छिक क्रिया होती है। और इसमें क्या है, सांस की बात करें तो इसमें ऐच्छिक व अनैच्छिक दोनों प्रकार की होती हैं और श्वसन में अनैच्छिक क्रिया होती है। और सांस में ऊर्जा के उत्पादन का अभाव होता है और लेकिन श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन होता है। आगे बात करते हैं, श्वसन क्रिया में भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन होता है। विखंडन माने टूटना। तो आइए देखते हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन के अणु होते हैं और कोशिका द्रव के साथ क्रिया करके पायरूवेट बनाता है। और ये ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है इसमें, और इसमें ईस्ट होता है। ये ईस्ट में इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा में बदलता है, जिसमें कार्बन के 2 अणु होते हैं। ये इथेनॉल और कार्बन प्लस ऊर्जा में टूट जाता है और इसी में ऑक्सीजन का अभाव होता है। और हमारी जो पेशी कोशिका है उसमें ऑक्सीजन का अभाव होता है। उसी के माध्यम से लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में टूट जाता है, जिसमें कार्बन के 3 अणु होते हैं। और इसी में तीसरा है आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। आप ऑक्सीजन की उपस्थिति करके इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति करके ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा में ये टूट जाता है, यानी विखंडन हो जाता है। आइए आगे देखते हैं श्वसन और क्रेब्स चक्र। श्वसन की बात करेंगे, इसमें अपचयी क्रिया, जिसमें शरीर के भार में कमी होती है। और श्वसनीय पदार्थ, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट मतलब भोजन आपका, उसी कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होता है। और श्वसन का क्रम जो है, पहले कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर वसा और अंत में प्रोटीन का श्वसन होता है। और बात करें नियंत्रण की, तो मस्तिष्क के
मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा इसका नियंत्रण होता है। आइए देखते हैं और बात करें क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र की बात करें तो इसमें आपका होता है सर्वप्रथम वर्णन हैंस क्रेब द्वारा इसका सर्वप्रथम वर्णन किया गया था। और इसके अन्य नाम की बात करें तो साइट्रिक अम्ल चक्र है इसमें, और या ट्राइका बोर्सिकलीन चक्र होता है। और अवस्थिति की बात करें कहाँ अवस्थित होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में अवस्थित होता है क्रेब्स चक्र। और कार्य की बात करें इसका कार्य क्या होता है तो एटीपी का उत्पादन और ऊर्जा का उत्पादन, एटीपी का उत्पादन करना और ऊर्जा का उत्पादन करना इसका मुख्य कार्य होता है किसका, क्रेब्स चक्र का। आइए इधर देखते हैं कि मानव शरीर में रक्त प्रवाह। तो रक्त प्रवाह की बात करेंगे तो पहले देखिए आपको जो फेफड़ा है लंग्स, पहले क्या होता है फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा ये बाएं आलिंद में यानी कि लेफ्ट बाएं आलिंद में जाता है। उसके बाद आपका मिट्रियल वाल्व के द्वारा ये बायां निलय में जाता है। और उसके बाद फिर आपका ये महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है। और इसी क्रम में जाता है आपका दाहिना निलय में। दाहिना निलय के बाद ये निलय के होते हुए त्रिवलनी कपाट के द्वारा ये दाहिना आलिंद में जाता है। उसके बाद दाहिना आलिंद के बाद ये सीधे फिर फेफड़े में जाता है। तो ये क्रम चलता रहता है, ऐसे जैसे क्रम आपको दिखाए हैं, देख लीजिए चित्र के माध्यम से, ये ऐसा क्रम चलता रहता है। तो आइए आगे देखते हैं जैसे दिया यहाँ पे आपका ग्लाइकोसिस की बात करें तो इसके खोजकर्ता हैं एम्बडेन और मेयरहॉफ पार्सन द्वारा इसकी ग्लाइकोसिस की खोज की गई थी। और इसकी अन्य नाम की बात करें तो इसे ईएमपी पथ के नाम से भी जाना जाता है, शर्करा किण्वन के नाम से जाना जाता है, और अनाक्सी श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। कार्य की बात करें इसका कार्य क्या होता है तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है ये, मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं है फिर भी ये ऊर्जा का निर्माण करता है, कौन, ग्लाइकोसिस। ठीक है, आगे देखिए श्वसन की प्रक्रिया के भाग की बात करें तो बाह्य श्वसन है जिसमें निःश्वसन व उच्च श्वसन होता है, और फेफड़ों में गैसीय विनिमय होता है, विनिमय माने आदान प्रदान होता है, लेन देन। आगे बात करें दाब में अंतर के कारण O2 व CO2 का विनिमय करता है। आगे बात करें गैसों का परिवहन माने संचार, तो O2 ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड यानी O2 एवं CO2 का फेफड़ों से कोशिका एवं वापस कोशिका से फेफड़ों के बीच परिवहन करता है। मतलब पहले क्या होता है, फेफड़ों से कोशिका में जाता है, फिर कोशिका से आता है, फिर फेफड़ों के बीच, ये ऐसा परिवहन करता रहता है। और O2 का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। और CO2 का परिवहन की बात करें तो ये पहले आपका हीमोग्लोबिन द्वारा लगभग 10 से 20% होता है, उसके बाद प्लाज्मा में घुलकर ये लगभग 70% होता है, और बाइकार्बोनेट्स के रूप में ये लगभग 70% होता है। और आंतरिक श्वसन की बात करें तो ये ऊतक द्रव एवं रुधिर के मध्य गैसीय विनिमय करता है। आइए आगे देखते हैं, आगे है आपका कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज का कोशिकाओं में ऑक्सीकरण होता है, और ये 2 प्रकार का होता है, जैसे अनाक्षी श्वसन या अवायवीय श्वसन। तो अनाक्षी श्वसन की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ऑक्सीजन नहीं होता है, और ग्लूकोज जीवाणु यानी कि इथाइल अल्कोहल ईस्ट होता है, और अंत में पाइरुविक अम्ल होता है इसमें। और दूसरा इसी में है आपका वायवीय श्वसन में देखिए इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। पहले क्या था, अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी, ऑक्सीजन नहीं था, और इसमें वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, जिसमें आपका देखिए ये बना है ग्लूकोज प्लस O2 से बनता है, और CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। और इसके 2 भाग होते हैं, ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र हैं, ये जो आपको बता दिए हैं पहले, ग्लाइकोसिस और क्या क्रेब्स चक्र आप देख सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं,
और आगे दिया है कि मानव हृदय। मानव हृदय की बात करें, इसके बाद आपका है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। और इसका कार्य, रक्त परिसंचरण कार्य क्या होता है? शरीर में रक्त का परिसंचरण, मतलब रक्त को एक स्थान दूसरे स्थान तक नलिकाओं के द्वारा पहुंचाना होता है। और भाग इसके कौन कौन से भाग हैं रक्त परिसंचरण के? हृदय है, रुधिर वाहिनियाँ हैं, इसी के द्वारा रक्त का परिसंचरण होता रहता है। आगे देखिए मानव हृदय। मानव हृदय की बात करें तो ये 4 कक्ष होता है। आपको पहले ही बताए थे, पहले वीडियो में आपने देखा है कि मानव का जो हृदय होता है वो 4 कक्ष होता है और इसमें 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। और वजन लगभग 250 से 300 ग्राम का होता है। हृदय का वजन जो है आपका 250 से 300 ग्राम का होता है और सामान्यतः यह 1 मिनट में 70 से 72 बार होता है। यहाँ दिया भी है कि 72 से 75 बार धड़कता है, 70 से 72 बार भी होता है। तो आइए आगे देखते हैं। इसमें देखिए अवस्थिति की बात करें, कहाँ पे ये स्थित होता है? तो छाती के मध्य थोड़ा बाईं ओर ये जो आपका हृदय है वहीं पे होता है, यानी अवस्थिति इसकी वहीं है, वहीं पे स्थित होता है। हृदयावरण से घिरा हुआ होता है और पेरिकार्डियल द्रव इसमें होता है और बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। ये कार्य की बात करें तो पंप की तरह शरीर के अंगों को रक्त पहुंचाना है, ये पंप करता रहता है। और इसकी बता दें आपकी जो इसकी पंपिंग की जो आवाज़ होती है लव डव की तरह ये करता रहता है। और आइए आगे देखते हैं। आगे आपका दिया है कि त्रिवली कपाट। ये त्रिवली कपाट होता है हृदय का और ये अवस्थिति की बात करें दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में होता है। और द्विवलनीय कपाट की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? ये बाएं आलिंद एवं बाएं नीले के मध्य पाया जाता है, यानी कि बीच में पाया जाता है। बाएं और दाएं आलिंद, बायां आलिंद और बाएं नीले के मध्य में पाया जाता है आपका द्विवलनीय कपाट। अगला है आपका रुधिर वाहिनियाँ। रुधिर वाहिनी की बात करें तो इसमें शिराएँ हैं, वेन है। तो सामान्यतः ये नीले रंग का होता है। जो शिराएँ होती हैं सामान्यतः नीले, हल्के नीले दिखाई देंगे, नीले रंग की होंगी। और वाल्व की उपस्थिति, इसमें वाल्व होते हैं, वाल्व की उपस्थिति होगा इसमें। और जो इसकी दीवारें होती हैं ऊपर से बहुत पतली झिल्ली के आकार की होती हैं, बहुत पतली होती है इसकी दीवारें, बहुत पतली होती हैं और काफ़ी अधिक चौड़ा होता है। और इसका वर्क की बात करें क्या काम करता है? तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने का काम करता है। क्या करता है? शरीर से हृदय तक ये रक्त ले जाने का काम करता है। और इसे अशुद्ध रक्त वाहन भी कहते हैं। किसे? जो शिराएँ हैं इसे अशुद्ध रक्त वाहन भी कहते हैं। अपवाद की बात करें तो फुफ्फुस शिरा इसका अपवाद है, अपवाद समझते हैं। और ये फुफ्फुस शिरा इसका अपवाद है। और इसका आगे देखें कि फेफड़ों से हृदय ये जो ब्लड ले जाने का काम है फेफड़ों से हृदय तक में जाता है। और बाएं आलिंद को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करता है। कौन? शिराएँ ये कराती हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे दिया है धमनियाँ, आर्टरीज। इसमें वाल्व की अनुपस्थिति है, इसमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं। इसकी दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं और संकरी, मतलब काफ़ी पतली जगह होता है, काफ़ी संकरा जगह होता है, इसमें काफ़ी पास होते हैं। और कार्य की बात करें तो ये हृदय से शरीर को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाना है, इसका काम होता है। जो हृदय से शरीर में जो रक्त जाता है वो ऑक्सीजन इसमें मिला हुआ होता है, ऑक्सीजन के साथ ही युक्त होके जाता है। अपवाद की बात करें फुफ्फुसी धमनी, इसका अपवाद है दाहिने नीले से फेफड़ों को अशुद्ध रक्त की आपूर्ति कराता है। कौन? ये आपका धमनियाँ। और मानव रुधिर के घटक की बात करें तो मानव रुधिर 2 प्रकार के इसमें रुधिर हैं, एक प्लाज्मा और रुधिराणु। तो इसमें प्लाज्मा 55% और रुधिराणु 45% पाया जाता है। प्लाज्मा की बात करें तो इसमें प्लाज्मा में जो जल की मात्रा है वो 91% पाया जाता है और कार्बनिक पदार्थ होता है इसमें और अकार्बनिक पदार्थ दोनों होता है। और रुधिराणु में ये 45% होता है और इसमें प्लेटलेट्स होता है इसी में। और लाल रुधिराणु होता है RBC और श्वेत रुधिराणु भी होता है WBC। इसमें WBC रुधिराणु की बात करें तो 2 प्रकार से पाए जाते हैं, जैसे कणिकामय और
कणिका विहीन। तो कणिकामय श्वेत रुधिराणु और कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु। तो आइए पहले कणिकामय श्वेत रुधिराणु की बात करें तो इसमें इओसिनोफिल्स होता है, बेसोफिल्स होता है और न्यूट्रोफिल्स होता है। और इसमें कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु में इसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स पाए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे है रक्त या रुधिर क्या होता है। तो रक्त कैसा होता है, रक्त लाल रक्त कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं और इसमें श्वेत रुधिराणु होती है और प्लेटलेट्स होता है, देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, और इसमें प्लाज्मा भी होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 1 लीटर कम रक्त होता है, मतलब जितना भी पुरुष में होगा उसमें उससे 1 लीटर कम लेडीज में होता है, महिलाओं में होता है। 2 भाग में होता है, प्लाज्मा और रुधिराणु, जिसमें जानते ही पहले बता चुके हैं इसमें 55% प्लाज्मा में और 45% रुधिराणु में। तरल संयोजी ऊतक है, ये तरल है और इसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, जो क्षारीय विलयन होता है। आपको पता है कि जो पीएच मान होता है 1 से लेके 14-15 तक होता है, जिसमें आपको 1 से लेके 7 तक, लगभग 7 तक अम्लीय होता है और 7 के बाद क्षारीय होता है, और जो 7 होता है वो उदासीन होता है। तो आप देख रहे हैं कि 7.4 है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्षारीय होगा, क्षारीय होता है। और बता दें आपको कि वयस्क मनुष्य में जो खून की मात्रा होती है, रुधिर की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होता है वयस्क मनुष्य में। अवयस्क महिला में यही आपका हो जाएगा 4 से 5 लीटर। और आगे बात कर रहे हैं रुधिराणु की, जिसमें श्वेत रुधिराणु, वाइट ब्लड कार्पल्स, जिसमें इसका अन्य नाम है सैनिक या वीर सिपाही। जो श्वेत रुधिराणु है इसे सैनिक या वीर सिपाही के नाम से भी जानते हैं। कार्य की बात करें तो क्या काम करता है, ये रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, काम होता है। और प्रकार की बात करें तो मोनोसाइट्स सबसे बड़ी होती है इसमें, लिम्फोसाइट होता है, बेसोफिल होता है जो सबसे कम होता है, और न्यूट्रोफिल जो सबसे अधिक होता है, और इओसिनोफिल होता है। और रक्त की मात्रा की बात करें तो लगभग 5 रक्त में मात्रा, मतलब रक्त में इसकी मात्रा कितनी है, तो श्वेत रुधिराणु की तो बात करेंगे, इसमें है कि लगभग 5000 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर होता है। अधिकता से रक्त कैंसर, और यदि मान लीजिए श्वेत रुधिराणु की यदि अधिकता हो जाती है तो इसमें अधिकता से क्या होता है, रक्त कैंसर हो जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं की बात करें, रेड ब्लड सेल्स, इसमें कुल रुधिर का 40% व कुल रुधिर का 90% होता है, और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है। और ये 2 भाग में होता है, ऑक्सीजन और हीम। ऑक्सीजन का परिवहन होता है और हीम जो होता है हीम नामक लाल पदार्थ उपस्थित होता है इसमें, और रक्त लाल होता है। और रक्त की जो मात्रा होती है, रक्त में जो इसकी मात्रा होती है, किसकी मात्रा, क्या कहते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा रक्त में क्या होती है, तो लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है ये लाल रक्त कोशिका। और आगे आइए देखते हैं श्वेत रुधिर कणिका की बात करेंगे, वाइट ब्लड सेल्स, जिसमें कणिकामय होता है ये इओसिनोफिल्स और वो बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये कणिकामय होता है। और कणिका विहीन में बात करें तो ये मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं। और निर्माण की बात करें तो इसमें प्लीहा, लसिका ग्रंथि, अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि में ये उपस्थित होता है। आइए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो प्लेटलेट्स की बात करें तो इसमें इसका कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का बनाना। और रक्त में अगर प्लेटलेट्स की मात्रा की बात करें तो कितना प्लेटलेट्स होता है रक्त में, तो ये 1 पॉइंट यानी कि 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। और इससे कम होता है तो इसीलिए प्लेटलेट्स कमी हो जाती है, तो काफ़ी कमजोरी हो जाती है। और आगे बात करें लाल रक्त कणिकाओं की, इसमें केवल कशेरुकियों के रक्त में उपस्थित होता है, और तिल्ली या प्लीहा द्वारा पुरानी रक्त कणिकाओं का यह नाश करता है। और अस्थि मज्जा की बात करें, बोन मैरो में इसका विकास होता है, और जीवन का लगभग 120 दिन का होता है, किसका, लाल रक्त कणिकाओं की। फिर ये डेड हो जाती है, फिर नई बनती है।
आगे बात करें किसकी, इस फैगमोमैनोमीटर की, तो इसमें आपका जो कार्य होता है इसका रक्त दाब, ब्लड प्रेशर को नापने का काम होता है, यानी कि रक्त दाब को नापता है ये। और समान रक्तचाप की बात करें तो प्रकुंचन दाब होता है। प्रकुंचन दाब इसका क्या होता है, 115 से 120 mmGH होता है। और प्रसारण दाब की बात करें तो 75 से 80 होता है इसका mmGH। और उम्र बढ़ने के साथ जो रक्त दाब है ये बढ़ता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिल सकें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।